press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दोपहर बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी कक्षा 5 के यानी 5th स्टैंडर्ड के सीबीएसई सिलेबस का जो पहला पाठ है राख की रस्सी, पाठ का नाम क्या है? राख की रस्सी। इस पाठ को सिखाती हूँ। अच्छा, राख का मतलब क्या है? राख का मतलब है एशेस। राख का मतलब क्या है? ರಾಕ್ का मतलब क्या है? एशेस ಅಂದರೆ ಬೂದಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ। रस्सी का मतलब क्या है? रस्सी का मतलब क्या है? ರೋಪ್ यानी ಹಗ್ಗ ಅಂತ। राख से यानी ಬೂದಿಯಿಂದ ನಾವು ಹಗ್ಗವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? राख से हम कभी क्या है रस्सी नहीं बना सकते हैं, लेकिन इस पाठ में राख से रस्सी बनाए हैं। अगर हम राख से रस्सी बनाए तो भी उसे हाथ में हमें पकड़ने के लिए उठाने के लिए नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें बनाए हैं। कैसे बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, देखते हैं। अच्छा बच्चों, when I am going to read the lesson, you should keep your fingers on your textbooks and listen carefully and listen very concentrately. Got it? लोनोपगार तिब्बत के 32वें राजा साउन गवासेन गाम्पो के मंत्री थे। देखिए, लोनोपगार एक अलग सा नाम है ना? आप कभी सुने हैं ऐसा नाम? नहीं सुने होंगे। देखिए, लोनोपगार एक व्यक्ति का नाम है और यहाँ तिब्बत भी एक अलग सा नाम है। आप सुने हैं क्या तिब्बत ऐसा नाम? तिब्बत एक जगह का नाम है और ये जगह कहाँ आता है कि भारत के नॉर्थ में जो जम्मू कश्मीर है, वहाँ क्या है, जम्मू कश्मीर कुछ दिनों पहले अलग होकर वहाँ एक नया राज्य बन गए, वो है लेह और लद्दाख। ये लेह और लद्दाख में ये तिब्बत गांव आती हैं और यहाँ घटी हुई एक घटना आपको दिए हुए एक चैप्टर है राख की रस्सी। समझ में आ गए है ना? यहाँ ज़्यादातर जो लोग हैं वो बुद्धिस्ट है। बुद्धिस्ट यानी भगवान बुद्ध को फॉलो करने वाले जो लोग रहते हैं उन्हें जो बुद्धिस्ट हम कहते हैं। जिसलिए जो बुद्ध जनांग के लोग कैसे नाम को रखते हैं वही नाम हम दे सकते हैं। पहले आप लोगों को पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो जाते हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते आप लोगों के मुंह में वैसा ही बहुत ही सरलता से ये नाम आ जाते हैं। समझ में आ गए ना? अब क्या है, जो ये तिब्बत गांव है ना, यहाँ फिर से चाइना जो वार हुआ, यानी चाइना के जो अटैक के बाद तिब्बत गांव जो है अब चाइना में यानी चाइना के कब्जे में है। अब तिब्बत गांव कहाँ है? चाइना में है। इट इज़ इन चाइना। अच्छा, देखते हैं। लोनोपगार एक व्यक्ति का नाम है और ये तिब्बत के 32वें राजा, 32 का मतलब क्या है? 32, 32वें राजा यानी 32nd राजा यानी 32nd किंग जो है, उनके नाम है साउन गवासेन गाम्पो। देखिए नाम कैसे हैं? साउन गवासेन गाम्पो, ये एक राजा का नाम है। इसके मंत्री थे कौन? लोनोपगार। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। देखिए, वे अपनी चालाकी का मतलब है सम क्वालिटीज़, क्लेवर क्वालिटीज़ एंड कनिंग क्वालिटीज़। इट मीन्स कपट जो गुण रहते हैं और क्लेवर भी रहते हैं, जैसे वैसा जो क्वालिटीज़ रहते हैं वैसे व्यक्तियों को हम चालाकी कहते हैं। और हाजिर जवाबी यानी जैसा हाजिर जवाबी व्यक्तियों को कुछ भी आप प्रश्न पूछे तो फटाफट वो उत्तर देते हैं, कुछ भी देरी नहीं करते हैं। और वो कैसे क्वेश्चंस को आप उन्हें पूछते हैं तो भी वो फटाफट आंसर दे देते हैं, हमें फास्ट में आंसर दे देते हैं। इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? हाजिर जवाबी कहते हैं। हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। मशहूर का मतलब क्या है? मशहूर यानी फेमस है। अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी से वो बहुत ही दूर दूर तक मशहूर थे। चालाकी का मतलब क्या है? कन्नी एंड क्लेवर। चालाकी का मतलब क्या है? कन्नी एंड
clever. And हाजिर जवाबी, हाजिर जवाबी का मतलब क्या है? री फास्ट, यानी सडनली जो आंसर करते हैं, जो हम प्रश्न पूछते हैं वो रिपीट में आंसर कर देते हैं, उन्हें हम हाजिर जवाबी कहते हैं। मशहूर यानी फेमस, मशहूर यानी क्या है? फेमस। फेमस थे, कोई उनके सामने टिकता ना था, यानी उनके सामने कोई भी प्रश्न पूछने के लिए कोई व्यक्ति आकर नहीं टिकता था। जैसे आप अकबर और बीरबल के जो कहानियाँ सुने होंगे, इसमें अकबर बादशाह रहते हैं तो भी यहाँ बीरबल किसी भी समस्या हो उस समस्या का हल छट से यानी क्षण भर में सॉल्व कर देते था। यही उसी तरह यहाँ बीरबल जो रहता था उसी तरह यहाँ लोनोपकर है। वो एक साउन गवासेन गांपो के मंत्री थे। देखिए, चैन से ज़िंदगी चल रही थी। चैन यानी वेरी रिलीफ से, रिलीफ और वेरी कंफर्टेबली क्या है? ज़िंदगी चल रही थी। बहुत ही सुंदर सा जिंदगी चल रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। देखिए, यहाँ लोनापगार का एक बेटा था, उनका नाम यहाँ बताए नहीं गए हैं, वैसा ही हम लेते हैं। लोनापगार को एक बेटा था और वो बड़ा हो गया है। अब वो बड़ा होने के बाद क्या हो गया, यहाँ लोनापगार को बहुत ही चिंता हुआ। क्यों चिंता हुआ? देखिए, कारण यह था कि वह बहुत भोला था। भोला का मतलब क्या है? इनोसेंट। भोला का मतलब क्या है? वो बहुत भोला था, यानी वो बहुत ही इनोसेंट था और वो बहुत ही सीधा साधा था। होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। देखिए, उसे होशियारी छू कर भी नहीं गई थी। होशियारी यानी इंटेलिजेंस, बुद्धिवंत के, और छू कर भी नहीं गई थी यानी उसमें ज़रा सा भी होशियारीपन नहीं था। किसमें? लोनापगार का जो बेटा था उसमें वो होशियार नहीं था, होशियार बेटा नहीं था, वो होशियार बेटा नहीं था। उसे छू कर भी नहीं गई थी। लोनापगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। देखिए, लोनापगार को इस बात की चिंता हुई कि मेरा बेटा होशियार नहीं है, वो बहुत ही भोला है यानी इनोसेंट है, और वो बहुत ही सीधा साधा है। किसी भी व्यक्ति आकर इन्हें बहुत जल्द से इन्हें क्या कर सकता है? चीट कर सकता है। यानी ये जो लोनापगार है वो बहुत बड़ा मंत्री है, फेमस मंत्री है, और वो कुछ धन को प्राप्त करे होंगे, है ना। वो कुछ धन यानी प्रॉपर्टीज़ को, असेट को वो क्या है? प्राप्त करे होंगे, साधित करे होंगे, अपनाने होंगे। इस सारे प्रॉपर्टीज़ को, धन को कैसे बचाना है, ऐसा होशियारी उनके बेटा जो है लोनापगार को नहीं था। किसी भी व्यक्ति आकर उसे धोखा देकर जो लोनापगार ने संपादित किए हुए सारे प्रॉपर्टीज़ को वह ले सकते थे, क्योंकि यहाँ उसका बेटा जो है वो चालाक नहीं है, होशियार नहीं है, वो बहुत ही भोला भाला है, इनोसेंट है। इसलिए लोनापगार को चिंता हुआ। तब तक लोनापगार जिंदा है जब तक क्या है? कोई भी आकर उसे धोखा नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ लोनापगार के गुजर जाने के बाद अपने बेटा का जो कौन देखेंगे, बेटा को कौन देखेंगे, ऐसा इसका लोनापगार को यहाँ बहुत ही चिंता होने लगा। इसके जीवन कैसा चलेगा, वो काम कैसे करेंगे, ऐसा यहाँ अपने बेटे के बारे में यहाँ लोनापगार ने चिंता में पड़ गया। देखिए आगे क्या होता है। एक दिन लोनापगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा। एक दिन इन वन डे लोनापगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए, 100 यानी 100, भेड़ें यानी शीप। भेड़े का मतलब क्या है? यहाँ भेड़ा यानी
शीप 100 भेड़े को देते हुए कहा, क्या कहा देखिए, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरे के साथ। देखिए यहाँ 100 भेड़ों को लोनापगार ने अपने बेटे को हाथ में अपने बेटे को देकर क्या कहा, देखो इन भेड़ों को लेकर तुम शहर जाओ, लेकिन वहाँ तुम क्या नहीं करना चाहिए, इन भेड़ों को मारना यानी बीट करना, ಹೊಡೆಯೋದು, और या बेचना नहीं, बेचना यानी सेल करना ಅಂದರೆ मारोदो, इन्हें बेचना नहीं। फिर तुम कैसे आना चाहिए, इन्हीं भेड़ों के साथ, इन्हीं 100 भेड़ों के साथ तुम्हें वैसा ही वापस आना चाहिए, लेकिन आने के समय जौ के 100 बोरों को साथ में लेकर आना चाहिए। जौ का मतलब क्या है, बार्ली, आप सुने होंगे ना, जौ का मतलब क्या है, बार्ली, जो वोट हम कहते हैं ना, वही क्या है यहाँ जौ है। और बोरे, बोरे का मतलब क्या है, नहीं बोरा, बोरा यानी आप देखे होंगे गन्नी बैग्स, ಗನ್ನಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, बोरे यानी कैरी बैग्स, जो गन्नी बैग्स। तुम कैसे आना चाहिए, 100 जौ के बोरों के साथ तुम्हें 100 भेड़ों के साथ ठीक उसी तरह वापस आना चाहिए। देखिए, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। देखिए अपने बेटा को क्या कर दिया, शहर के तरफ यानी जो सिटी के तरफ उन्हें रवाना कर दिया, यानी भेज दिया। क्या कह के भेज दिया, अगर तुम इन्हीं भेड़ों के साथ 100 भेड़ों के साथ 100 जौ के बोरों के साथ तुम वापस नहीं आए तो तुम्हें मैं घर में आने के लिए अनुमति नहीं दूंगा, घर में घुसने के लिए अनुमति नहीं दूंगा। ऐसा शर्त को रख के यहाँ लोनापगार ने अपने बेटे को शहर को भेज दिया। देखिए वो होशियार नहीं है ना लोनापगार का बेटा, कैसे वो 100 के जो जौ के 100 बोरों को वापस लेके आते हैं, वही 100 भेड़ों के साथ। देखिए आगे देखते हैं। लोनापगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उनके पास रुपए ही कहाँ थे। देखिए लोनापगार का बेटा शहर पहुंच गया, अपने पिता ने बोले कि शहर जाओ, इन्हें मारना या बेचना नहीं, लेकिन जौ के 100 बोरों के साथ वापस आना। लेकिन ये तो शहर पहुंच गया, अपने पिता के जो बात को मानकर शहर पहुंच गया, लेकिन यहाँ जौ के 100 बोरे खरीदने के लिए इनके पास यानी लोनापगार के बेटा के पास पैसा नहीं है। कैसे बोरों को खरीदते हैं, जौ को खरीदता है। देखिए क्या होती है, इसलिए वो क्या हो गया, चिंता में पड़ गया। चिंता में पड़ के क्या करता है, देखिए वहाँ इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। देखिए इस समस्या यानी जो प्रॉब्लम है इसे सॉल्व करने के, कैसे सॉल्व करना चाहिए मुझे, ऐसा सोचना यानी थिंक करना। वो थिंक करके क्या करता है, सड़क यानी रोड के जो आसपास में जगह रहता है ना, वही किनारे कहते हैं, एड्ज कहते हैं हम, वहाँ बैठ के सोचने लगा, विचार करने लगा। मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। देखिए मगर यानी आದ್ರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸು ಯಾನಿ ಎನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನೆವರ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ हिज माइंड, और माइंडली ಯಾವುದೇ ರೀತಿ सॉल्यूशन बरलिಲ್ಲ, समस्या का हल नहीं पता चला। देखिए आगे क्या करता है, तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। देखिए एक लड़की, यहाँ लड़की की नाम नहीं बताए हैं, एक लड़की ने आकर यहाँ लोनापगार के बेटा जो बेटा था उसके सामने आकर खड़ी हो गई। देखिए क्या पूछती, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। लोनापगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। देखिए वो लड़की, हम अगर रोते तो भी किसी ने आकर हमें पूछते क्यों रो रहे हो, ऐसा किसी ने आकर हमें पूछते हैं ना, अननोन पर्सन भी आके पूछते हैं अगर हमें रोते हुए देखे तो भी। यहाँ भी ठीक उसी तरह वो लोनापगार बेटा जो सोच कर चिंतित होकर जो सड़क के जो किनारे पर बैठा था, वहाँ एक लड़की आकर पूछती है
क्या बात है, तुम इतना दुख क्यों हो? ऐसा पूछने के बाद अपनी जो हाल है यानी जो परिस्थिति ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, जो सिचुएशन है, अपने पिता ने बेटा के यानी यह लोनापगार के बेटा का साथ क्या क्या किया, क्या शर्त रखे हैं, ये सभी बातें लड़की के सामने वो कह सुनाता है। कौन? लोनापगार का बेटा। देखिए लड़की क्या करती है। लोनापगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। देखिए इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, यानी यहाँ तुम इतना दुखी हो रहे हो, इस बात पर इतना चिंता कर रहे हो, इसमें कोई बात नहीं, ये सिंपल है। ये समस्या यानी ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही सिंपल है, मैं इसका जो सॉल्वेशन कर देती हूँ, इस समस्या को मैं सॉल्व कर देती हूँ, ऐसा बोलती हैं। इतना कहकर लड़की ने बेड़ों के क्या करती हैं, टर्न द पेज, बाल उतारे, भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। देखिए भेड़ों के जो बाल, जो हम क्या कहते हैं, ऊल कहते हैं उन्हें क्या है, उतार कर बाजार में यानी मार्केट में जाकर बेच दिया यानी सेल कर दिया। शी सोल्ड, व्हाट शी सोल्ड? ऊल ऑफ शीप, यानी जो बाल जो उगे रहते हैं भेड़ों के जो शरीर पर, वो क्या करते हैं, उतार कर बाज़ार में भेज देते हैं। इससे बहुत सारे पैसे यहाँ उस लड़की को बाज़ार में देते हैं, है ना। इस पैसा से यानी इस रुपयों से क्या कर देती है वो लड़की, सारे जो लोनापगार के पिता ने लोनापगार ने जो बोले थे, यानी जौ के 100 बोरे वापस लाने के लिए बोले थे ना, खरीद कर लाने के लिए, वो सारे जौ के 100 बोरे खरीद कर यहाँ लोनापगार के बेटा को देकर वापस तिब्बत को भेज दिया। क्या कौन भेज दिए? लड़की ने भेज दी। देखिए फिर क्या हो गई, देखिए पहला जो समस्या क्या है, सॉल्व हो गई। जो लड़का का समस्या क्या था वो सॉल्व हो गई। लोनापगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे। देखिए लोनापगार क्या समझा, मेरे पिता ने जो मुझे काम क्या है दिए थे, वो काम को मैं बहुत ही ठीक ठाक से कर चुका हूँ। अब मेरा बेटा मुझ पर बहुत ही क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, ऐसा समझते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है देखिए, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उनकी आप बीती यानी जो कैसे मेरा बेटा ये सबको लाए, इस बात पर लोनापगार को चिंता क्या है, पड़ता है, क्योंकि लोनापगार का बेटा कैसा है लोनापगार को ठीक ठाक से पता है ना। लेकिन उसके आप बीती यानी जो ಹೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಏನು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ लोनापगार बेटा ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಮಗ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ। क्या होता है देखिए, वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। देखिए उठकर कमरे से बाहर यानी रूमिंದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹೋದ್ರು। ಯಾರು? लोनापगार। वे दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा। देखिए उस दिन लोनापगार ने कुछ भी नहीं कहते हैं उनके बेटा को, लेकिन जो दूसरे दिन यानी डे आफ्टर टुमारो, वो क्या है, अपने बेटे को पुकारते हैं यानी कॉल करना से बुलाते हैं, बुलाकर पूछते हैं। क्या कहते हैं देखिए, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। देखिए जो तुम पिछली बार भेड़ों के बाल को उतार कर यानी भेड़ों को बाल को काट कर तुमने जो बाज़ार में उन्हें सेल करके यानी बाज़ार में उन्हें बेच करके उनसे जो उनसे आए हुए पैसों से तुम जो के 100 बोरों को खरीद कर लाए ना, वो ज़रा भी मुझे पसंद नहीं है। लेकिन इस तरह क्या कौन बोलते हैं यहाँ, लोनापगार ने बेटे क्यों, लोनापगार अपने बेटे से बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि लोनापगार को पता था कि अपने बेटा जो हैं वो होशियार नहीं हैं, फिर भी कैसे पेड़ों के बाल को बेचकर ऐसे जौ के 100 बोरों को वह खरीद कर लाए, इस बात पर वो भी चिंता करते हैं। और फिर से मेरे बेटा को वैसा ही क्या करना चाहिए, शहर को बेच देना चाहिए। फिर वो क्या करके आता है मैं देखती हूँ।
इस बार भी मैं टेस्ट करती हूँ, मेरा बेटा होशियार है या दूसरों ने ये काम को करवा के इन्हें भेजा है। ऐसा क्या है, टेस्ट करने के लिए फिर से ये क्या करते हैं, जो पिछली बार तुमने किया है वो काम मुझे ज़रा सा भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम अभी भी यानी अभी तुम क्या करना चाहिए, 100 भेड़ों को लेकर शहर जाओ और फिर वैसा ही 100 भेड़ों के साथ वैसा ही वापस आना, लेकिन आने के समय क्या है, जौ के 100 बोरों को खरीद कर लाना। ऐसा फिर से सिर से जो बोलकर लोनापगार ने अपने बेटे को शहर को भेज देता है। फिर क्या है, देखिए क्या होता है, देखिए एक बार फिर निराश लोनापगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी। देखिए फिर से चिंता में पड़ गई। पहली बार तो वो लड़की आई, मेरी जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर दी, लेकिन अब क्या करूँ मैं, फिर से ये चिंता में पड़ गई। लोनापगार के बेटा ने वो बहुत दुख हो गया और दुखी होकर क्या है, फिर से वही जगह जो पिछली बार वो जाए थे शहर में, वही जगह पर जाके वही सड़क के किनारे पर बैठ जाता है। इस बार उसे उस लोनापगार बेटा को बहुत ही यकीन था, यानी कॉन्फिडेंस था, वो लड़की फिर से यहाँ आती है, मेरी समस्या को क्या कर देती है, हल कर देती है, मेरी प्रॉब्लम को फिर से वो सॉल्व करती है। ऐसा उसके माइंड में था। किसके माइंड में, लोनापगार के बेटा के माइंड में था। इससे बहुत ही कॉन्फिडेंस थी, इसलिए वो क्या करती, वही बैठा रहा। फिर से वैसा ठीक वो सोचता था वो लड़की आएगी, उसी तरह वो लड़की फिर से वहाँ आती है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मैं बोली ना, ठीक तरह उसी और लड़का क्या सोचता था उसी तरह वो लड़की वहाँ आई। वह लड़की आई, उसने अपनी मुश्किल का सुनाई। देखिए क्या हो गया इस बार, अपने मुश्किल उससे, उस लड़की से फिर से अपनी मुश्किल, यानी जो अपने पिता ने फिर से क्यों इसको भेजा है, क्या करने के लिए, क्या करके आने के लिए भेजा है, वो सभी बात को फिर से ये किसके सामने बोलते हैं, किसके सामने बोलता है, ये लड़की के सामने बोलता है। फिर लड़की क्या करती है, देखिए एक तरीका यानी एक उपाय है, एक मेथड है, एक तरीका यानी एक उपाय है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। इस बार क्या कर दिए लड़की ने, भेड़ों के सींग काट ली। सींग का मतलब क्या है, सींग का मतलब है हॉर्न्स। ಹಾರ್ನ್ ಯಾನಿ ಕೋಡು ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ಶೀಪ್ಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಕೋಡು. ಇನ್ ಶೀಪ್ಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮಿಂಗ್ ದೇರ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಮ್ ಶೀಪ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದೇರ್ ಸೀಂಗ್ ಯಾನಿ ಹಾರ್ಮ್ಸ್. some breeds of sheep have horns and some breeds of sheep doesn't have horns. In this lesson they have given that those sheep they have horns. ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ತಳಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಯಾನಿ ಶೀಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಡಿರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ತಳಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ತಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕುರಿಗಳ ತಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಡಿರುತ್ತೆ. उनके जो हॉर्न्स जो रहते हैं यानी सींग जो रहते हैं उसे काट कर यहाँ बेच देती है. फिर से उसे बेचने से क्या है, बहुत सारे पैसे आते हैं और रुपए आते हैं. उससे क्या कर देती है वह लड़की, फिर से जौ के 100 बोरों को खरीद कर लड़का को वापस तिब्बत गाँव भेज दी. देखिए क्या होता है यहाँ, पहले जो बाल को जो क्या है, भेड़ों के बाल को काट दिए. भेड़ों के बाल से क्या क्या करते हैं आप लोग को पता है क्या? पता है भेड़ों के बाल से हम क्या करते हैं, जैसे हम मफलर बनाते हैं, शाल बनाते हैं, स्वेटर्स बनाते हैं और बेडशीट्स बनाते हैं, है ना. ठीक उसी तरह यहाँ सींग से यानी हॉर्न से, जो भेड़ों के सींग से यानी शीप, हॉर्न्स ऑफ शीप, ಇದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ हॉर्न्स, ಇದರಿಂದ क्या है, जो शो पीसेस को बनाते हैं, कई तरह के स्पून्स बनाते हैं. और शो पीसेस हम देखते हैं बहुत ही
महंगा शो पीसेस को इस सींग से यानी शीप के जो सींग रहते हैं उससे बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या है बाज़ार में खरीदते हैं। अच्छा, समझ में आ गई ना। देखिए, सौंप कर लड़की को घर भेज दिया। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोगों को इस पाठ को ठीक तरह से पढ़ना होगा और डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है आप लोगों को लिख के यानी रिटन बाय रिटन यू शुड लर्न देम एंड व्हाट I have wrote here जो meanings you should learn them properly and write them 5 times or 2 times at least you should learn them neatly. Got it? अच्छा बच्चों, देखिए ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಲೋನಪಗಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸೌನ್ಗವಾಸೇನ್ ಅನ್ನೋ ರಾಜನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸೌನ್ಗವಾಸೇನ್ ಯಾವ ಊರಿನ ರಾಜ ಇವರು? ತಿಬ್ಬತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಊರಿನ ರಾಜ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ತಿಬ್ಬತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ, ಇದು ಭಾರತದ ನಾರ್ತಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರಾಜ್ಯ ಇದೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಲೆಹರ್ ಲಡಾಖ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋಂತಹ ಒಂದು ಕತೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೋನಪಗಾರ್ ತುಂಬಾ ಒಬ್ಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹೋಶಿಯಾರ್, ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೆವರ್ ಏನಿರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇವನು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೇನಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನ ಮಗ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನಷ್ಟು ಜಾಣ ಆಗಿರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸಾದಾ ಸೀದಾ, ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹಿತ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಲೋನಪಗಾರ್ ಒಬ್ಬ ಫೇಮಸ್ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಹೌದಾ. ಆದರೆ ಈ ಲೋನಪಗಾರ್ ಇರೋ ತನಕ ಯಾರೂ ಸಹಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲೋನಪಗಾರ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಲೋನಪಗಾರ್ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಗನ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚಿಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಚಿಂತೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಮಗನ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅವನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನನ್ನು 100 ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ, ಸಿಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಳಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀನು ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕುರಿಗಳ ಜೊತೆಗೇ ಬರಬೇಕು, 100 ಕುರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ. ಆದರೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 100 ಬಾರ್ಲಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಓಟ್ಸ್ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಖರೀದ್ಕರ್ ಯಾನಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಇವನು ದಡ್ಡ ಅಲ್ವಾ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿದು ಅಥವಾ ಲೋನಪಗಾರನ ಮಗಂದು ಯಾರ್ದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಅವ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಇವನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ ಇದು, ನೀನೇನು ದುಃಖ ಪಡೋವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಆ ಕುರಿಗಳದ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಉಣ್ಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೂದಲು ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮಾರಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, 100 ಜೌ ಅಂದರೆ ಬಾರ್ಲಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಲೋನಪಗಾರಿಗೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇವನನ್ನು ಕಳ್ಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 100 ಬಾರ್ಲಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀನು ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮಾರಲೂಬಾರ್ದು, ಇವನು ಹೊಡಿಲೂಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಷರತ್ತು ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ದುಃಖ ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ಇವನಿಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಅವನಿಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಹುಡುಗಿನೂ ಬರ್ತಾಳೆ. ಈ ಸಲ ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಕುರಿಗಳದ್ದು ಏನು ಕೋಡಿರುತ್ತೆ ಯಾನಿ ಜೋ ಹಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮಾರಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಓಟ್ಸ್ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವನನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಊರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದ.